हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम कमलेश सिंह क्लास 11 के लिए आज हम लेके आए हैं बल वाले पाठ में हम लोगों को मुख्य रूप से न्यूटन के गति विषयक नियम का अध्ययन करना है। और न्यूटन के गति विषयक नियम में हम लोग सीखेंगे या जानेंगे कि वस्तुओं में जो गति होती है वो गति कितने प्रकार से हो सकती है। मोशन इन ए बॉडी या किसी भी वस्तु की जो विराम की अवस्था है, वस्तु की विराम की अवस्था क्या होती है या वस्तु कब विराम की अवस्था में कहा जाएगा और कब वस्तु जो है गति की अवस्था में कहा जाएगा। क्योंकि ये जो गति और विराम की स्थिति है, गति और विराम ये दोनों जो है निरपेक्ष नहीं है, ये सापेक्ष है। सापेक्ष मतलब केवल एक वस्तु को देख के ये बता पाना कि वह वस्तु गति की अवस्था में है कि विराम की अवस्था में, ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। वस्तु की गति या विराम के लिए ये आवश्यक है कि हम लोग ये देखें कि उस वस्तु, जिस वस्तु के विषय में हम लोगों को गति या विराम के विषय में बताना है, वह वस्तु किसी अन्य दूसरे वस्तु के सापेक्ष जब हम तुलना करेंगे दूसरे वस्तु से इस वस्तु की स्थिति की, तभी हम बता सकते हैं कि ली गई वस्तु गति की अवस्था में है या विराम की अवस्था में है। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो वस्तु में किसी भी वस्तु में, पिंड में 3 तरह की गति संभव है। एक तो पृथ्वी के सापेक्ष, पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं हैं उनकी गति का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें पृथ्वी को विराम मान लेते हैं, पृथ्वी को हम लोग विराम की अवस्था मान लेते हैं। और पृथ्वी को विराम की अवस्था मानते हुए पृथ्वी के सापेक्ष हम वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं। एक ये हो गया। दूसरा हो गया पृथ्वी के ही सापेक्ष है या पृथ्वी के सापेक्ष नहीं भी हो सकता है, गुरुत्वाधीन गति। जो गति जो है पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत संपन्न होती है वह गुरुत्वाधीन गति। तो गुरुत्वाधीन गति में भी हम लोग ये जो गुरुत्वाधीन गति है पृथ्वी के सापेक्ष गति से थोड़ा सा हटके है। और तीसरे प्रकार की गति संभव है, जैसे आकाशीय पिंडों की गति। आकाशीय पिंडों की जो गति है, आकाशीय पिंडों की गति, ये भी, इसको भी हम लोग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। पिंडों की गति को हम शुरू में बताया कि गति, किसी वस्तु की गति या विराम की अवस्था जो निरपेक्ष नहीं है। एक वस्तु जो आपके सापेक्ष गति की अवस्था में हो सकती है वो हमारे सापेक्ष विराम की अवस्था में हो सकती है। जैसे उदाहरण स्वरूप लीजिए, जैसे मान लीजिए एक 4 व्हीलर में बैठ के जा रहे हैं। 4 व्हीलर में क्या है कि एक ड्राइवर है और ड्राइवर के साथ जो है पीछे बैठा हुआ एक व्यक्ति है और तीसरा व्यक्ति जो है नीचे से इन दोनों को देख रहा है। तो यहाँ पे 3 व्यक्ति हुए, पहला, दूसरा और तीसरा। और ये वाहन जो है अगर एक निश्चित चाल से जा रही है तो इस तीसरे आदमी के सापेक्ष पहले और दूसरे आदमी गति अवस्था दिखाई देंगे, क्योंकि इसकी स्थिति पृथ्वी के सापेक्ष विराम है और ये दोनों पृथ्वी के सापेक्ष जो है गति अवस्था में है। इसके विपरीत पहले आदमी के सापेक्ष दूसरा आदमी या दूसरे आदमी के सापेक्ष पहला आदमी जो है विराम की अवस्था में है। तो एक ही व्यक्ति, अगर हम केवल इसको देखें तो एक ही व्यक्ति जो है इस तीसरे आदमी के सापेक्ष गति की अवस्था में है और दूसरे आदमी के सापेक्ष जो है विराम की अवस्था में है। तो गति और विराम की जो स्थिति है ये निरपेक्ष नहीं है, ये सापेक्ष है। तो ये शुरू में तो ये बहुत एक जटिल विषय था गति और विराम की, क्योंकि एक ही वस्तु 2 व्यक्तियों के सापेक्ष 2 निष्कर्ष निकलता है। तो इसको जो है गैलीलियो और न्यूटन लोगों, मतलब गैलीलियो ने, न्यूटन ने, ये जो अपने समय के महान भौतिकविद हुए हैं, इन लोगों ने इसके विषय में अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। और इस पूरे सिद्धांत को हम लोग
क्लासिकल मैकेनिज्म के अंतर्गत लाते हैं, या वो चीर संबद्ध यांत्रिकी, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत जो है ये चीज़ें आती हैं। और क्लासिकल मैकेनिक्स में इन सारी विषयों पे बहुत अच्छे से प्रकाश डाला गया है। वहीं से हम लोग इसी के विषय में थोड़ा सा अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं और इसी के विषय में हम लोगों को समझना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग शुरू से शुरू करते हैं और सबसे पहले लाते हैं बल को। बल क्या है? बल 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 क्या है या बल किसे कहते हैं? तो बल की परिभाषा शुरू से ही बताई जाती है और परिभाषा के रूप में चीज़ों को याद करते हैं लोग कि किसी भी बल वह कारक है, बल वह रीजन है जिसके वजह से किसी वस्तु के आकार, आकृति या स्थिति, आकार माने बड़ा है दबा के उसको छोटा कर दिए, आकृति मतलब सीधा है उसको मोड़ दिए, मोड़ा हुआ है सीधा कर दिए, स्थिति मतलब रुका हुआ है तो गति अवस्था में ला दिए, गति अवस्था में है तो उसको रोक दिए। तो आकार, आकृति या स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन का प्रयत्न करता है, परिवर्तन कर दे या परिवर्तन का प्रयत्न करता है, वो बल कहलाता है। तो बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है या वह कारक है जो किसी वस्तु के आकार, आकृति या स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयत्न करे, प्रयास करे। तो परिवर्तन कर दे या परिवर्तन का प्रयत्न करे। तो परिवर्तन कर दिया तब तो साफ दिखाई दे रहा है, परिवर्तन का प्रयास करे तो प्रयास भी बल में आता है और परिवर्तन का प्रयास का माप भी होता है। भौतिक विज्ञान में तो नहीं होता है, लेकिन ये हो सकता है कि आप किसी वस्तु को उठा रहे हो, आपसे उठ ना पा रहा हो, लेकिन आपका बल लग रहा है, आपकी ऊर्जा जा रही है उसमें, आप थकेंगे, आपकी ऊर्जा की हानि होगी। भौतिक विज्ञान में तो कोई बल नहीं लगा, कोई कार्य नहीं हुआ, लेकिन बल की अवधारणा हम लोग इसको लेते हैं कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु के आकार में, आकृति में, रूप में, स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयत्न करे, उसे हम लोग बल कहते हैं। अब बल को बहुत ध्यान से देखेंगे तो बल हम लोगों के पास जो बल है हम लोगों के आसपास, ये बल जो है दो रूपों में दिखाई देंगे। बल का पहला रूप है प्रत्यक्ष बल, या इसको हम लोग संपर्क बल भी कहते हैं। संपर्क बल, कांटेक्ट फोर्स। संपर्क बल मतलब जो एक दूसरे के संपर्क में आने पर ही बल लगता है। संपर्क बल जैसे कि घर्षण बल, श्यान बल। घर्षण बल जैसे किसी पृष्ठ पर किसी वस्तु को रख के ढकेला जाए या खींचा जाए तो वस्तु और पृष्ठ के सतह के बीच जो एक दूसरे के गति के विरोध में जो बल लगता है उसे हम लोग घर्षण बल कहते हैं। या किसी वस्तु को हम द्रव में डाल दें तो द्रव के भीतर द्रव के अणुओं के द्वारा जो इस वस्तु पर लगता है उस बल को हम लोग श्यान बल कहते हैं। तो घर्षण बल, श्यान बल, ये दोनों बल जो है संपर्क बल हैं। इन दोनों बलों का अस्तित्व तभी होता है, ये दोनों बल अस्तित्व में तभी आते हैं जब वस्तुएं आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। जैसे हम अपने हथेलियों को ऐसे रगड़ दें, हथेलियों को रगड़ने से घर्षण होता है, उसी घर्षण के कारण जो है हम लोगों के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह कार्य जो ऊष्मा के रूप में उपलब्ध होता है, प्राप्त होता है, हथेलियाँ हम लोगों की गर्म हो जाती हैं। तो बल का एक प्रकार है संपर्क बल। तो दूसरा क्या हो सकता है, इसका ऑपोजिट
असंपर्क बल। असंपर्क बल तो वह बल जो बिना संपर्क में आए अपना प्रभाव डालता है, एक दूसरे के संपर्क में आने की जरूरत नहीं है, बिना संपर्क में आए ही अगली वस्तु को क्या करता है, प्रभावित कर देता है, उसे हम लोग कहते हैं असंपर्क बल। जैसे गुरुत्व बल। गुरुत्व बल में किसी वस्तु को पृथ्वी हाथ बढ़ा के या किसी अन्य माध्यम से खींचने नहीं जाती है, पृथ्वी जो है बल लगा रही है और इस बल के अंतर्गत जो वस्तु जो स्वतः जो है पृथ्वी की ओर आ जाता है। गुरुत्व बल। वैद्युत बल। वैद्युत क्षेत्र में आवेश को छोड़ देंगे तो आवेश जो है वैद्युत बल के कारण जो है अपने आप स्थानांतरित होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा। ऐसे ही चुंबकीय बल। तो ये दो प्रकार के बल हम लोगों के सामने हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। तो संपर्क बल और असंपर्क हम लोग अच्छे समझें। कंटैक्ट फोर्स एंड नॉन कंटैक्ट फोर्स। इसके बाद से अगला टॉपिक हम लोगों को न्यूटन के गति विषयक नियम पढ़ना है, या बल को हम लोगों को जो विशेष रूप से बहुत ब्राइट स्तर पर इसको हम लोग समझेंगे। तो हम लोग जो जानते हैं वहाँ से शुरू करके हम लोग नए तथ्यों पे पहुँचेंगे। तो उसी क्रम में हम लोग आगे चल रहे हैं। पहला टॉपिक हुआ इसमें बल। बल को आपको परिभाषित किया गया कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के आकार, आकृति और स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है वो बल कहलाता है। बल के प्रकार बताए गए यहाँ पे। बल आपको दो प्रकार के दिखाई देंगे, एक संपर्क बल और एक असंपर्क बल। संपर्क बल मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट, संपर्क में आने पे जो उत्पन्न होता है बल या लगता है या लगाया जाता है उसे हम संपर्क बल। और जो एक दूसरे से दूर रहते हुए भी एक दूसरे पे आरोपित कर देता है उसे हम लोग असंपर्क बल। दोनों का उदाहरण बताया गया। इसके बाद से एक नया स्थिति हम लोग समझेंगे जिसको कि 9th में भी पढ़ के आए हैं लोग, और वह है इनर्शिया, जड़त्व। इनर्शिया या जड़त्व। जड़त्व को हम सब लोग अच्छे से समझ रहे हैं। जड़त्व जैसे घर के अंदर भी बुजुर्ग जो नहीं पढ़े हैं, घर के दादा दादी या अन्य लोग जो नहीं पढ़े लिखे वह भी इसका उपयोग करते हैं, कहते हैं कि ये एकदम जड़ हो गया है। जड़ मतलब उनका हेतु, उनका उद्देश्य जो है इसी जड़त्व से होता है। जड़त्व मतलब न करने की प्रवृत्ति। जड़त्व का सीधा और एकदम सरल अर्थ समझा जाए तो जड़त्व का मतलब होता है न करने की प्रवृत्ति। हर लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव या निर्जीव, सब में यह गुण होता है कि वह अपने स्थिति के परिवर्तन का विरोध करता है, या कुछ भी नया न करने की जो प्रवृत्ति होती है वही जो है इनर्शिया या जड़त्व कहलाता है। नहीं करने की प्रवृत्ति मतलब जैसे मान लीजिए कोई वस्तु विराम की अवस्था में है या कोई वस्तु गति की अवस्था में है, तो गति की अवस्था की वस्तु विराम की अवस्था में या विराम की अवस्था की वस्तु गति की अवस्था में तब तक नहीं जाता है जब तक इस पर बाह्य बल न आरोपित किया जाए। बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य ऊर्जा की अनुपस्थिति में वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास नहीं करता है। वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन तभी करता है, अपनी स्थिति में परिवर्तन तभी लाता है, या किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर बाह्य बल लगाया जाए। बाह्य बल की अनुपस्थिति में पिंड के स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, या बाह्य बल की अनुपस्थिति में पिंड की स्थिति में परिवर्तन करना संभव नहीं होता है। किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन तभी हो सकता है जब उस वस्तु पे बाह्य बल लगाया जाए। तो इनर्शिया का जो नियम है वह यही है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य कारक की उपस्थिति में, बाह्य ऊर्जा की उपस्थिति में हर वस्तु जो है अपनी अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। अपनी अवस्था का यहाँ मुख्य रूप से हम लोग बात करेंगे। अवस्था मतलब गरीब अमीर नहीं, ठोस द्रव नहीं। यह अवस्था का मतलब है विराम की अवस्था या गति की अवस्था। हम लोग गति के पाठ में अध्ययन कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ अवस्था का मतलब है विराम की अवस्था या गति की अवस्था। तो विराम या गति की जो अवस्था होती है वो बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपरिवर्तित होती है। यानी किसी वस्तु की अवस्था को बदलना है तो उस पर बाह्य बल आरोपित करना होगा। बिना बाह्य बल आरोपित किए उस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करना संभव नहीं है। इसको आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, लेकिन मूल भाव यही है कि वस्तु के स्थिति मतलब विराम की स्थिति या गति की स्थिति में परिवर्तन तब तक नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए।
बाह्य बल के द्वारा ही गति की वस्तु को विराम अवस्था में या विराम की वस्तु को गति की अवस्था में लाना संभव है। अब ये जो जड़त्व होता है, ये जड़त्व जो है मूल रूप से 3 प्रकार का होता है। अब इसमें आ जाता है गति का जड़त्व, दूसरा आ जाता है विराम का जड़त्व और तीसरा आ जाता है दिशा का जड़त्व। ये तीनों जड़त्व होता है। अब इसकी परिभाषा यदि आपको लिखना है, क्या लिखेंगे? गति की अवस्था की वस्तु गति अवस्था में ही बने रहने का प्रयत्न करता है जब तक कि उस पर बाह्य बल लगाकर उसे विराम की अवस्था में न लाया जाए। एकदम इसी तरह से परिभाषा है विराम की अवस्था की, विराम का जड़त्व। तो विराम का जड़त्व क्या होता है? तो विराम अवस्था की वस्तु विराम अवस्था में ही बने रहने का प्रयत्न करती है जब तक कि इस पर बाह्य बल लगाकर इसे गति अवस्था में न लाया जाए। और तीसरा है दिशा का जड़त्व। तो वस्तु अपने गति के साथ साथ अपने दिशा को भी बनाए रखने का प्रयत्न करती है और बाह्य बल लगाकर ही इसे के दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है, या बाह्य किसी गतिशील वस्तु की दिशा में बाह्य बल की उपस्थिति में कोई परिवर्तन करना संभव नहीं है। ये हो गया गति, विराम और दिशा के जड़त्व की परिभाषा। अब गति के जड़त्व के उदाहरण, गति के जड़त्व के उदाहरण देखिए। चलती हुई बस में कोई पैसेंजर खड़ा है, कुछ पकड़ा नहीं है, केवल खड़ा है सामान्य अवस्था में। और चलती हुई बस अगर अचानक रुकती है तो अचानक रुकने पर उसमें खड़ा यात्री क्या होता है? आगे की ओर झुक जाता है। क्यों? तो चलते हुए बस में व्यक्ति खड़ा है और व्यक्ति का संपर्क जो है बस के तल से है। बस रुका मतलब बस का तल रुका, बस का तल रुका तो बस के तल पे व्यक्ति का पैर है, तो जो संपर्क में वो तो विराम अवस्था में आ गया। लेकिन शरीर का शेष भाग जो है अपने उस गति को बनाए रखने का प्रयत्न करता है और बनाए रखने के प्रयत्न के प्रयास में ही वो व्यक्ति क्या होता है? आगे की ओर झुक जाता है। तो चलते हुए बस के अचानक रुकने पे उसमें खड़ा यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ऐसे ही चलते हुए बस में से या ट्रेन में से किसी यात्री के उतरने पर वह यात्री जो है क्या होता है? चलते हुए बस या ट्रेन की या किसी अन्य वाहन से जब हम नीचे उतरते हैं तो उस अवस्था में यदि हम वाहन की दिशा में कुछ कदम दौड़ जाते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज हमको वहाँ क्या होना है? गिरना पड़ता है, हम गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि चलते हुए वाहन से अचानक जब हम नीचे उतरते हैं तो हमारा पैर सीधे पृथ्वी पे जाता है, पृथ्वी को विराम माने, हमारा पैर जो सीधे विराम की अवस्था में। लेकिन शरीर का शेष भाग जो गति अवस्था में बने रहने का प्रयास करता है और इस क्रम में गति की दिशा में व्यक्ति क्या होता है? गिर जाता है। इसलिए चलते हुए वाहन से उतरते समय वाहन की दिशा में कुछ कदम दौड़ के तब रुकना चाहिए। उस स्थिति में आप गिरेंगे नहीं और गिरने से बच जाएंगे। इसी प्रकार गति के जड़त्व का उदाहरण कि चलते हुए ट्रेन या बस में यदि आप एक गेंद उछाल दें, मान लीजिए आपकी ट्रेन जा रही है और इस ट्रेन में यदि आप बैठे हुए हैं और आप यहाँ से एक गेंद उछाल दें यहाँ ऊपर की ओर, तो गेंद उछाल देंगे तो गेंद ऊपर भी जाएगा और ये गेंद जब तक ऊपर जाके नीचे आएगा तब तक आपकी ट्रेन जो है कुछ आगे जा चुकी होगी और नई स्थिति में आप मान लीजिए यहाँ पहुँच चुके हैं और नई स्थिति में आप यहाँ पहुँचे हैं तो इतना रेखीय दूरी आप तय कर लिए, फिर भी गेंद आपके हाथ में ही गिरेगा। क्यों? क्योंकि जो गति जिस गति से ट्रेन चल रही है उसी गति से आप भी चल रहे हो, आपकी गेंद भी चल रही है। तो गेंद आपके सापेक्ष विराम की अवस्था में, लेकिन ट्रेन पृथ्वी के सापेक्ष जब गति अवस्था में है तो आप बैठे हैं आप भी और गेंद दोनों जो है पृथ्वी के सापेक्ष जो है समान गति की अवस्था में और इन दोनों की गति जो है ट्रेन की गति की बराबर है। अब इसमें आप एक नई गति दे रहे हैं, तो नई गति दे रहे हैं तो ये पुरानी गति तो है ही, पुरानी गति के अनुसार ये रैखिक गति करेगा और नई गति के अनुसार जो है ये आप जो नई गति देंगे ऊपर को फेंकेंगे ये नई गति करेगा। इस प्रकार यह वस्तु जो है आप ऐसे ही फेंक के हाथ नीचे करिए, फिर गेंद आपके ही हाथ में आएगा, क्योंकि जितने समय में आप जितना आगे बढ़ेंगे गेंद भी ट्रेन के वेग से उतना ही दूरी आगे बढ़ेगा, फिर गेंद जो है आपके हाथ में ही आएगा। तो ये उदाहरण भी है गति के जड़त्व का। इसी प्रकार विराम के जड़त्व, तो विराम के जड़त्व में भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे पहला मान लीजिए बस वाला ही ले लीजिए कि बस में कोई यात्री अगर खड़ा है और बस या किसी वाहन के अचानक चलने पर उसका यात्री क्या होता है? पीछे को गिर जाता है। पीछे को इसलिए झुक जाता है क्योंकि जब बस वो वाहन जो गति अवस्था में आता है तो वाहन के साथ उसका पैर या वह भाग जो वाहन के संपर्क में गति अवस्था में आ जाता है
और शेष भाग जो विराम अवस्था में ही बने रहने का प्रयत्न करता है जड़त्व के नियम से। इस प्रकार वह पीछे को गिर जाता है। अगर पीछे सपोर्ट मिला, यदि आप कुछ पकड़ लिए तो उस स्थिति में आप जो है सीधे आगे चलेंगे। फिर दूसरा विराम का जड़त्व तो मान लीजिए ड्राई वॉश। ड्राई वॉश क्या होता है? ड्राई क्लीनिंग क्या होती है कि मान लीजिए कंबल है, कंबल को क्या करते हैं हम लोग धूप में डाल देते हैं। धूप में डाल देते हैं तो कंबल के ऊपर जो धूल के कण जमे हुए हैं और जलवाष्प, वायुमंडल के जलवाष्प से जो नमी है उसको अवशोषित करके उस कंबल के रेशों से चिपके हुए हैं। जब हम लोग धूप में डालते हैं तो जल जो वहाँ चिपका हुआ है धूल के कण को लेके आपके कंबल के रेशे से, वह सूर्य के प्रकाश से या उष्मा से क्या होता है, वाष्पित हो जाता है। अब उसको जब हम डंडे से पीटते हैं तो डंडे से पीटने के क्रम में क्या होता है कि जो धूल के कण होते हैं, ये अचानक डंडे या पड़ने से धूल के कण जो विराम अवस्था में रह जाते हैं और रेशा जो है गति अवस्था में आ जाता है और धूल के कण जो इससे क्या होता है छिटक के अलग हो जाते हैं। इसको ड्राई क्लीनिंग कहते हैं और इस ड्राई क्लीनिंग की सहायता से हम लोग कंबल की सफाई कर सकते हैं। इसके बाद से विराम के जड़त्व में और भी उदाहरण लिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये क्या कहते हैं, कांच है, शीशा खिड़की में लगा है। यदि आप इसको पत्थर से मारेंगे, हाथ से पत्थर से मारेंगे तो ये पूरा कांच जो टूट जाता है। लेकिन इसी को जब आप बंदूक की गोली से मारेंगे तो यह केवल गोली के बराबर क्या होता है, एक छिद्र होकर आ जाता है, बाकी कांच पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों विराम के जड़त्व का उदाहरण है। इसमें क्या होता है, जब हम पत्थर से हाथ से मारते हैं उस अवस्था में पत्थर का वेग कम होता है। अब पत्थर जब इस कांच से टकराता है तो वेग कम होने के नाते पूरा भाग जो इसका गति अवस्था में आ जाता है और गति अवस्था में आने के नाते जो पूरा कांच का जो पूरा खिड़की है, पूरा खिड़की टूटता है। इसके विपरीत जब हम बंदूक की गोली या कोई तीव्र वेग से जब उस कांच को मारते हैं उस अवस्था में ये केवल उतना ही भाग गति अवस्था में आता है जितने भाग से वो गोली टकराती है, बाकी शेष भाग जो विराम की अवस्था में हो जाते हैं। तो जिस भाग से गोली टकराती है वह भाग तो आगे निकल जाता है, बाकी शेष भाग जो अपने स्थान पे विराम के जड़त्व के कारण स्थिर रह जाता है। इस प्रकार जो है पूरा कांच नहीं टूटता, सिर्फ वही भाग टूटता है जहाँ से गोली टकराती है। इसी प्रकार इसमें चौथा लिया जा सकता है, जैसे पके फलों को गिराने के लिए या कच्चे फलों को भी गिराने के लिए हम क्या करते हैं, वृक्ष के टहनी को खूब हिला देते हैं। टहनी को हिलाने से इसमें ये जैसे टहनी को हिलाया तो इसकी गति जो है यहाँ पे पहुँचा और यहाँ से फल के रूप में इसको अब इस तना के माध्यम से फल को गति प्राप्त होना है। तो फल को गति प्राप्त होना है तो यहाँ पे तना से जो जहाँ फल जुड़ा हुआ है इस पर अधिक दबाव पड़ता है। इस पर अधिक दबाव पड़ने के कारण अगर फल पका हुआ है तो बड़ी आसानी से वो टहनी से छूट जाता है, टूट जाता है और अलग होकर गिर जाता है। तो वृक्ष को हिलाने पर, डाली को हिलाने पर उसमें से फलों का टूटना भी जो है विराम के जड़त्व का ही उदाहरण है। इसके बाद से दिशा का जड़त्व, तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो दिशा के जड़त्व को ही बनाए रखने का प्रयत्न करती हैं। इसका उदाहरण है जैसे मान लीजिए चलती हुई बस है अगर, और चलती हुई बस में कोई यात्री खड़ा है या बैठा हुआ है और बस अगर किसी दिशा में मुड़ गई तो व्यक्ति जो है अपने पुराने दिशा को बनाए रखने का प्रयत्न करता है। तो ये ध्यान से देखिए, बस अगर इस दिशा में मुड़ी और व्यक्ति इस दिशा में चलते रहने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार जो है बस के मुड़ने के विपरीत दिशा में व्यक्ति क्या होता है, झुक जाता है। तो कोई भी यात्री किसी भी वाहन के मुड़ने पर वह यात्री जो है वाहन के मोड़ की दिशा के विपरीत दिशा में झुकता है। यह दिखाता है कि हम लोग या कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग जो वस्तुएं हैं, यह सब वस्तुएं जो है दिशा के जड़त्व का ही पालन करने का प्रयत्न करती हैं, प्रयास करती हैं और दिशा के जड़त्व को भी बनाए रखने का प्रयत्न करती हैं। यह है इनर्शिया या जड़त्व को पूरा आपको एक्सप्लेन करके बताया गया। इसके बाद से हम लोग मास के दो प्रकार, एक होता है इसका जड़त्वीय मास और एक होता है इसका गुरुत्वीय मास। जड़त्वीय और गुरुत्वीय मास के बाद संवेग और इसके आगे जो हम लोग अध्ययन करेंगे सब छोटे छोटे वीडियो में, बाकी चीज़ें आगे अगले वीडियो में। ओके बाय।